Now we are switching towards the assertion and reasons MCQs. अब इसमें देखिए क्या दिया है हमें. रीड द assertion and reason carefully to mark the correct option out of the options given below. Now we have given 5 options A, B, C, D, E. What is A? If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. पहली बात. दूसरी, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, if the assertion and reason both are false. And E, if assertion is false but reason is true. Okay. Total, here we have to see all these MCQs. First one now, assertion. क्या दिया है? The stretching of a coil is determined by its shear modulus. Coil क्या? Coil. Coil को stretch किया तो वो मतलब उसमें कौन सा मॉडुलस तैयार होगा? बिल्कुल shear modulus तैयार होगा. क्या तैयार होगा? और रीजन देखो, shear modulus change only shape of a body keeping its dimensions unchanged. बरोबर है. shear modulus हमारे पास 3 प्रकार के मॉडुलस है कि नहीं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. पहला कौन सा? एंग्स मॉडुलस. एंग्स मॉडुलस जो किसके लिए होता है? वायर के लिए होता है. दूसरा क्या होता है? बल्क मॉडुलस जो किसके लिए होता है? वॉल्यूम के लिए होता है, जैसे कि कोई बलून या फुटबॉल. और तीसरा क्या होता है? शियर मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. जैसे कि एक टेबल है, उसका अपर सरफेस, लोअर सरफेस, अपर सरफेस के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो वो मूव होता है, मतलब उसका सिर्फ क्या चेंज होता है? शेप चेंज होता है, लेकिन बाकी डायमेंशंस उसके चेंज नहीं होते. यस, तो बिल्कुल सही. असर्शन सही है. असर्शन क्या है? सही है. और रीजन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? ऑप्शन ए आएगा. क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा. बिल्कुल. अब सेकंड इस पे आते हैं. देखो फिर से असर्शन. स्प्रिंग बैलेंसेस show correct reading even after they had been used for a long time interval. स्प्रिंग बैलेंसेस मतलब स्प्रिंग जो वेट्स होते हैं, मालूम है? स्प्रिंग के वेट्स होते हैं. हेलो, स्प्रिंग वाले जैसे मतलब सीलिंग को ऐसे लटकाते हैं. कोई भी अगर हेवी चीज आपको गिननी है तो जरूरी नहीं कि वो सादे बैलेंस भी यूज हमेशा वही यूज होंगे. कौन सी बैलेंस यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं. जैसे कि खेती में खास तौर पर इनका यूज होता है. कपास अगर गिनना है, कॉटन अगर गिनना है ना, तो क्या करते हैं? ऊपर एक सीलिंग को लगा दिया और फटाफट वो कपास क्या करते हैं? गिन लेते हैं. ओके, यस. तो बहुत सारे कामों में आजकल किसका यूज होता है? स्प्रिंग बैलेंस का. किसका? वेट गिनने के लिए. अच्छा, एक बात मुझे बताओ. अब ये स्प्रिंग बैलेंस आपने मार्केट से खरीद लाया है और काफ़ी उसको यूज़ किया, साल 2 साल 3 साल यूज़ किया, तो उसके अंदर की इलास्टिसिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाएगी. और बाद में वो करेक्ट जो ये रीडिंग बताएगा नहीं. करेक्ट रीडिंग बताएगा नहीं? बताएगा. क्योंकि मान लो आपको 100 kg गिनना है तो वो मतलब एक तो 90 बताएगा या 110 बता देगा, मतलब इनकरेक्ट रीडिंग बताएगा. क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्प्रिंग होता है उसके अंदर की इलास्टिसिटी ड्यू टू द रिपीटेड यूज क्या होती है? कम होते जाती है. तो रीडिंग भी करेक्ट नहीं बताता, फिर उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है, दूसरा नया लेना पड़ता है. तो देखो फिर क्या है? स्प्रिंग बैलेंसेस शो करेक्ट रीडिंग इवन आफ्टर दे हैड बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल. नहीं, गलत है नहीं है. अरे भाई, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए आप उसको यूज करोगे तो करेक्ट रीडिंग कैसे बताएगा? बताएगा क्या? नहीं. और रीजन ये है, ऑन यूजिंग फॉर लॉन्ग टाइम स्प्रिंग बैलेंसेस लूजेस इट्स इलास्टिक स्ट्रेंथ. ये सही है. ये सही है. तो फिर मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा आएगा? ई ऑप्शन आएगा ना. क्या? कीप असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू. जो असर्शन हमें दिया है वो फॉल्स है, रीजन ट्रू है. तो ऑप्शन कौन सी? ABCD में से ई. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. नेक्स्ट थर्ड देखो. असर्शन स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. बिल्कुल सही बात है. स्टील ये ज्यादा
इलास्टिक है रबर से। और रीजन क्या है? अंडर गिवन डिफॉर्मिंग फोर्स स्टील इज डिफॉर्म लेस देन रबर। हाँ, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन ए आएगा। अरे ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है तो कौन उस वेट को सहन कर पाएगा? स्टील या रबर? रबर के ऊपर बहुत ज्यादा वेट लगा के देखो बरा क्या होगा? हाँ, वो टूट जाएगा। लेकिन वो जो स्टील है उसको ज्यादा से ज्यादा वजन को क्या करेगा? सहन कर पाएगा। सो ऑप्शन ए क्लियर। नेक्स्ट जो दिया है असर्शन, ग्लासी सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ग्लासी सॉलिड्स, ग्लासी सॉलिड्स, ग्लासी ग्लास, कांच, कांच जो होता है ये एमोर्फस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। एक्चुअली एमोर्फस मींस व्हाट? वो पाउडर फॉर्म में होता है। क्लियर क्या? अच्छा, तो ग्लासी सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग। शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बताएंगे? हाँ, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। क्या? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसके जो सारे जो मतलब उसके अंदर के जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या जो भी आयंस जो भी है, तो वो क्या होंगे? एट ए टाइम, सेम टाइम पे एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। अगर एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होए तो उसका शार्पिंग मतलब जो ये क्या, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? शार्प रहेगा। लेकिन इसमें नहीं होता, एमोर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलरली ग्लास के इसमें ऐसा नहीं होता। तो क्या होते हैं उसके जो मतलब बॉन्डिंग्स होते हैं, मतलब जो एटम्स एटम्स के बीच के या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स के इसमें, तो सभी एक ही समय पे मेल्ट नहीं होते, वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहेगा क्या? नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरे असर्शन में देखो, द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ ग्लॉसी सॉलिड्स गेट ब्रोकन एट द सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर पे क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, ऐसा बोला गया है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी आएगा। देखो कैसे कि इफ द असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। बिल्कुल, असर्शन भी गलत है और ये भी रीजन भी क्या है? गलत है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, पर्टिकुलरली ये जो ग्लास है, कि इसके जो भी मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे, इवन आयोनिक फॉर्म में रहे, उनके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस व्हाटएवर फॉर्म दे कंटेन, उसमें जो उनका मेल्टिंग पॉइंट्स है वो सभी का सेम नहीं रहता। अगर सेम रहा तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहेगा, सेम नहीं रहा तो शार्प नहीं रहेगा। सो ऑप्शन कौन सा? डी। नेक्स्ट वन, फिफ्थ असर्शन, ए हॉलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ सेम मटेरियल। यस, हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट, हॉलो यानी अंदर से क्या रहेगा? वो हॉलो रहेगा, और सॉलिड अंदर से पूरा भरा रहेगा। जैसे कि ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए शाफ्ट, ठीक है, अंदर से पूरा भरा हुआ है तो ये सॉलिड शाफ्ट होगा, अंदर से हॉलो है तो हॉलो शाफ्ट होगा। क्लियर? यस। तो आपको प्रश्न ये बोला गया है कि भाई ए हॉलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ सेम मटेरियल। दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं। दोनों क्या है? दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं, सेम मटेरियल के बने हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। हॉलो शाफ्ट ये जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, किससे? सॉलिड शाफ्ट से। और उसका रीजन जो है, देखो रीजन में हमें बोला द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन ट्विस्ट in hollow cylinder is greater than that required to twist a solid cylinder of the same size and material। बिल्कुल, जो टॉर्क लगता है, जो टॉर्क मीन्स मालूम है आपको? टॉर्क यानी कपल, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जैसे रोटेट करने के लिए। तो वो किसके लिए ये रहेगा? हॉलो सिलेंडर के लिए ज्यादा रहेगा। मतलब अगर आपको ट्विस्ट लगानी है, क्या करनी है? ट्विस्ट लगा रहे, तो पहले कौन टूटेगा? सॉलिड वाला टूटेगा, हॉलो वाला नहीं टूटेगा, हॉलो वाला नहीं टूटेगा। अच्छा, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे बताइए, क्या आपको यहां से मतलब इस पॉइंट से क्या क्लियर हुआ कि भाई एक हॉलो शाफ्ट है और एक सॉलिड शाफ्ट है। मान लो दोनों का वेट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 200 ग्राम 200 ग्राम है, ठीक है। एक को क्या बनाया? सॉलिड बनाया, और एक को क्या बनाया? हॉलो, ठीक है। दोनों का वेट कैसा है? सेम। तो पावरफुल कौन रहेगा? हॉलो वाला। देखो सेम, ओके, लेकिन एक को क्या बनाया? हॉलो बनाया, और एक को सॉलिड बनाया। एक को हॉलो बनाया, एक को सॉलिड बनाया। तो किसके पास किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है? हॉलो की ज्यादा रहती है। किसकी ज्यादा रहती है? हॉलो की, क्योंकि ट्विस्ट किया तो कौन जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं? सॉलिड वाला। कौन सा? सॉलिड वाला। यस। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट वन जो है
assertion bulk modulus of elasticity K represents incompressibility of the material. बिल्कुल ना, बल्क मॉडुलस जो होता है उसमें बल्क मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकॉम्प्रेसिबिलिटी. बताओ कैसे? क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो फिर इनकॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस. हेलो भाई, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस. कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टू, ये मैं मेंशन कर देता हूं, आपको मैंने बताया. देखो, कॉम्प्रेसिबिलिटी जो कि C से डिनोट की जाती है वो 1/K होता है. K यानी बल्क मॉडुलस. तो यहां हमें इनकॉम्प्रेसिबिलिटी बोला है. क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी के उलट. कॉम्प्रेसिबिलिटी के उलट. हेलो, अरे कॉम्प्रेसिबिलिटी C इक्वल टू 1/K, तो इनकॉम्प्रेसिबिलिटी क्या रहेगी? रहेगी ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी को उलट इनकॉम्प्रेसिबिलिटी. सो देयरफॉर इनकॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टू क्या रहेगा? के. तो के क्या रिप्रेजेंट करता है? किसको दर्शाता है? इनकॉम्प्रेसिबिलिटी को दर्शाता है. बरोबर? हाँ, दैट इज राइट. और रीजन बोला है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर. बल्क मॉडुलस ये प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन प्रेशर को. ये भी तो मैंने बताया. क्या है के का फार्मूला? बताओ बरा मुझे. के मैंने आपको बताया है क्या? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. है ना? क्लियर? वॉल्यूम स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. जैसे मैंने फिगर बताए थे, ये बलून, इसका वॉल्यूम V, बाहर से हमने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया यप ताकि ये कॉम्प्रेस हो सके. ये कॉम्प्रेस हो गया, चेंज इन वॉल्यूम इतना हुआ, कितना? dV. यस, तो वॉल्यूम कितना बचा? V माइनस dV. कितना बचा? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. कितने से कम हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट. कितने से कम हुआ? dV से कम हुआ. और इस बलून का सरफेस एरिया A. क्लियर? अरे तो वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. लेकिन फिर मैंने आपको बताया है कि फोर्स अपॉन एरिया यानी ही dP होता है चेंज इन प्रेशर. क्लियर क्या? और ये जो डिवीजन है उसके जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिवर्स हो गया V dV. ये क्या आ गया ना बाबा? हाँ, तो देखो ना, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, चेंज इन प्रेशर. K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम. लेकिन हमें प्रेशर, चेंज इन प्रेशर के बारे में बोला है, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर. तो ये भी सही है. बरोबर? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ही ऑप्शन आएगा. क्लियर क्या? यस. नेक्स्ट जो है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी. बिल्कुल सही बात है. स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है. और रीजन, स्ट्रेन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स. बिल्कुल नहीं. स्ट्रेन फोर्स होता है क्या रे बाबा? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. बरोबर कि नहीं? अगर हम लेंथ की बात ले तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेन ले तो क्या होगा? ये अभी बताया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. क्लियर क्या? बरोबर ना? यस. तो स्ट्रेन यानी फोर्स होता है क्या? नहीं होता है. तो कौन सी ऑप्शन आएगी? सी ऑप्शन आएगी. देखो, सी यानी क्या? इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. क्लियर? नेक्स्ट वन जो है, assertion the bridges declared unsafe after a long use. ब्रिजेस जो होते हैं काफी लंबे समय के बाद क्या डिक्लेयर किए जाते हैं कि अनसेफ है. सही बात है ना भाई? सही बात है ना कि बहुत पहले अगर ब्रिजेस बनाए, मान लो 30-40 साल 50 साल पहले, तो वो अभी अनसेफ हो गए ना. क्या हो गए? क्यों ऐसा हो भाई? रीजन देखो बरा. इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिजेस लूजेस विद टाइम. बिल्कुल, जो इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है उसकी वो समय के अनुसार क्या होती है? कम होती है. एक्चुअली ब्रिजेस क्या होते हैं मुझे बताइए बरा?
वो जो स्टील उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट के बने रहते हैं ना, और वो एक मतलब स्टील की क्या परत बिठाते हैं, क्या करते हैं, स्टील की परत बिठाते हैं। स्टील किसकी, स्टील, तो उसको आयरन नहीं बोलना। हाँ आयरन, आयरन में क्या होता है, कोरोजन, क्या होता है, उसको बोलते हैं हम जंगने, गंजने, रस्टिंग, है ना। तो ना हो इसलिए फिर आयरन में क्या किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम, ये स्मॉल ट्रेसेस इसके ऐड किए जाते हैं। क्लियर। तो फिर उसकी जो रस्टिंग जो है या कोरोजन जो है, जिसे हम गंजने जंगने बोलते हैं, ये काफ़ी कम हो जाता है, तो ज़्यादा हम लंबे यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टील और आयरन में यही फ़र्क है। तो जो हम घर के लिए भी यूज़ करते हैं तो उसको आयरन बोलना ही नहीं, वो स्टील ही होता है। क्या होता है, स्टील ही होता है। आयरन डायरेक्टली कहीं यूज़ ही नहीं करते, आजकल यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रस्टिंग प्रॉपर्टी है, कोरोजन, जल्दी वो कोरोड हो जाता है, जंग जाता है, तो वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे उसी प्रकार से जैसे हम चाय में क्या करते हैं, टेस्ट आने के लिए हाँ अदरक डालते हैं या उसमें इलायची डालते हैं, है ना, तो उसकी टेस्टिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाती है। अब यहाँ टेस्ट नहीं बढ़ती, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती। लेकिन फिर भी भाई लंबे समय के बाद वो क्या होगा, हाँ होगा कि नहीं भाई। हाँ तो बिल्कुल सही। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन आएगा, फिर ए ही आएगा। सही बात है। 9th वाला देखो, असर्शन, 2 आइडेंटिकल सॉलिड बॉल्स, दोनों समान बॉल्स है, वन ऑफ आयोरी एंड द अदर ऑफ वेट क्ले, वेट क्ले, क्ले यानी मिट्टी, वेट यानी गीली, गीली मिट्टी, आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द फ्लोर, एक ही हाइट से क्या किया उनको, हाँ एक पर्टिकुलर हाइट से जमीन के ऊपर गिराया। ओके ओके। बोथ द बॉल्स विल राइज टू सेम हाइट आफ्टर बाउंसिंग, फिर वो बाउंस होंगे, तो बाउंस होने के बाद वो सेम हाइट पे आएंगे। क्या बाबा, आएंगे क्या, क्ले यानी मिट्टी का बॉल है, एक आइवरी का, दोनों अलग अलग मटेरियल है कि नहीं। क्ले का बॉल तो गीला है, वो तो जाके जमीन पे चिपक जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, वो बाउंस बैक होगा क्या। टेनिस बॉल है क्या, रबर बॉल है क्या, कि भाई ऐसा फेंका तो बाउंस बैक हो गया ऊपर, अरे वो वेट क्ले का, क्ले यानी मिट्टी, वेट यानी गीली मिट्टी, गीली मिट्टी का बॉल ऊपर से अगर आप फेंकोगे नीचे तो भड़ाक से जमीन पे जाके वो चिपक जाएगा, बाउंस बैक का होगा, होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो भाई असर्शन तो ये बरोबर नहीं है। रीजन, आइवरी एंड वेट क्ले हैव सेम इलास्टिसिटी, बिल्कुल गलत गलत गलत। कौन सा है फिर ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। देखो पर डी ऑप्शन, इफ द असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, बिल्कुल सही। ओके उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो देखो, यंग्स मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी इज 0, बिल्कुल ना। अरे प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी है क्या, इलास्टिक बॉडी रही और वो भी वायर के शेप में रही जिसको लेंथ है, तो यंग्स मॉडुलस रहेगा। हाँ प्लास्टिक बॉडी में क्या यंग्स मॉडुलस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बिल्कुल। और रीजन, फॉर ए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रेस्टोरिंग फोर्स इज 0, बरोबर है ना। अरे रेस्टोरिंग फोर्स है ने रिस्टोर करना है ना, बॉडी को वापस उसके ओरिजिनल शेप में लाना। प्लास्टिक बॉडी में होती है क्या, वही अभी मैंने बोला, मिट्टी का बॉल, हाँ वेट क्ले बॉल, आपने फेंका ऊपर से, क्या हो गया, जमीन पे गिर गया, तो पहले तो स्पेरिकल था, फिर नीचे गिर गया तो उसका शेप बदल गया ना। अब आएगा क्या वो वापस। अच्छा रबर बॉल लो बरा, आपने उसको फेंका, वो बाउंस बैक हो गया, अभी आप उस देखो बरा, जैसे थे पोजीशन में आ गया ना, कि जब वो क्या होता है कि सरफेस को टकराता है, मतलब उसके ऊपर क्या लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, तो टेम्पररी समय के लिए उसका शेप क्या होता है, शेप एंड साइज चेंज होता है। लेकिन जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हट गया तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आता है। इसको इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, जैसे रबर बॉल, टेनिस बॉल, हाँ ये क्या इलास्टिक बॉडी। और लेकिन जो प्लास्टिक बॉडी है, जो क्या है, प्लास्टिक बॉडी है, जैसे कि ये मिट्टी, हाँ मिट्टी से बना हुआ बॉल, ये तो प्लास्टिक बॉडी। अब प्लास्टिक बॉडी यानी इसका प्लास्टिक से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो प्लास्टिक मटेरियल जो आपके घर में बकेट्स वगैरह होती है उनको बोलेंगे। हाँ प्लास्टिक बॉडी यानी वो बॉडी जो इलास्टिक बॉडी नहीं है, जैसे कि वो क्ले, मिट्टी, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ उसके बाद में वैक्स, ये क्या है, प्लास्टिक बॉडीज है। इनमें रिगेनिंग कैपेसिटी नहीं होती, मतलब एक बार इनके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है, एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड
on these plastic bodies they deform completely and they never regain their original shape and size. That's why they are called as plastic bodies. Okay? हाँ, तो बिल्कुल सही है ना भाई, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या आएगा? यही ऑप्शन आएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो है असर्शन, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर इक्वली स्ट्रेच। स्टील और कॉपर, अच्छा मुझे पहली बात तो ये बताओ कि स्टील और कॉपर में कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील है, क्योंकि उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। यस, तो मोर वर्क विल बी डन ऑन द स्टील स्प्रिंग। बिल्कुल ज्यादा वर्क क्या होगा? स्टील पे होगा। क्यों? वर्क का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे? वर्क का फॉर्मूला क्या है? यहां मेंशन करता हूं, वर्क इक्वल टू वर्क डन जो होता है हाफ एफ इंटू एल, है ना? तो किसकी फोर्स को सहन करने की कैपेसिटी है ज्यादा, है ना? तो अरे डब्ल्यू फोर्स को, ये डब्ल्यू फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो जितना एफ ये लार्ज रहेगा उतना डब्ल्यू भी तो लार्ज रहेगा, है ना? तो ज्यादा वर्क को क्या बोलते हैं, सहन करने की कैपेसिटी किसकी है? मतलब ज्यादा फोर्स को सहन करने की कैपेसिटी किसकी है? तो ज्यादा वर्क डन किस में होगा? हाँ बरोबर। और उसके बाद में सामने ये है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। बिल्कुल सही ना, स्टील है कॉपर से, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में सामने असर्शन में देखो, सामने का एमसीक्यू, स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। बिल्कुल, स्ट्रेस का यही फॉर्मूला है। क्या है बाबा स्ट्रेस? यानी फॉर्मूला है ना, फोर्स अपॉन, और ये फोर्स यानी ही इंटरनल फोर्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल फोर्स ऑफ द बॉडी अपॉन ए यानी उसी बॉडी का एरिया। तो बिल्कुल सही है, बरोबर। एंड रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन उसका असर्शन का रीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा फिर बताओ? बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? कि बोथ assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. So all these problems of assertion and reasons have been completed. Okay, see graphical questions. Okay, yes.